Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Muhammad Usaid Rehan and you're watching Study with Usaid. लास्ट टाइम बच्चों हमने पढ़ा कि सेल वॉल क्या है, सेल इन्वेलप में कौन कौन सी चीजें आती हैं और हमने उसमें से दो चीजें डिस्कस भी की जिनमें स्लाइम और कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बताया और अपेंडिजेस भी पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल इन्वेलप के अंदर जो तीन हिस्से थे यानी कि स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल, दो तो बच्चों हमने पढ़ लिए लास्ट लेक्चर में। इन दोनों को मिला के, स्लाइम और कैप्सूल को मिला के ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। जबकि जो तीसरा है सेल इन्वेलप का पार्ट, इसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर यूजुअली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसी पेप्टाइडोग्लाइकन को दूसरे लफ्जों में हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन को और क्या कहा जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो नोन एज तो म्यूरिन, म्यूरिन भी कहा जाता है। बाद औक़ात इसी म्यूरिन को या पेप्टाइडोग्लाइकन को अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल के तौर पे भी लिया जाता है और उस वक्त इसको हम सैक्युलस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सैक्युलस। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन को एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल लिया जाए तो हम इसको सैक्युलस कहते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा पॉइंट यह है कि सेल वॉल तमाम बैक्टीरिया के अंदर पाई जाएगी एक्सेप्ट जीनस माइकोप्लाज्मा विच आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जीनस माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन ही होगी, सेल वॉल नहीं होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन है, इसलिए यहां से एमसीक्यूज क्रिएट हो सकता है और हुआ भी हुआ है काफी दफा। थर्ड पॉइंट, डिटरमिन शेप एंड प्रोटेक्शन। सेल वॉल का जो काम है वो ये है कि ये बैक्टीरिया सेल की शेप को और उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ये ऑस्मोसिस होने से बचाता है। ये ना हो कि सेल के अंदर से अगर सेल वॉल ना हो तो सेल के अंदर से पानी जो था वो सारा बाहर को चला जाए और सेल श्रिंक हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। बच्चों इसी वजह से सेल वॉल जो है इसको प्रोटेक्ट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस से। अच्छा बच्चों, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से हमें क्या पता चला कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे वो थे कि जिनके ऊपर प्राइमरी डाई जब अप्लाई की गई ना, प्राइमरी डाई जब अप्लाई की तो इन बैक्टीरिया ने पिंक कलर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर करके नीचे लिख देता हूं कि जब इन बैक्टीरिया के ऊपर प्राइमरी डाई अप्लाई की गई, प्राइमरी डाई अप्लाई की गई तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने पिंक कलर दिया, मगर पिंक कह रहा हूं, पर्पल कलर दिया। प्राइमरी डाई से पर्पल कलर दिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने भी पर्पल कलर दिया, पर्पल कलर दिया। मगर बच्चों जब सेकेंडरी डाई जो कि सैफरानीन की थी उसको अप्लाई किया, उससे पहले क्या किया गया? उससे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया कि इन दोनों बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव वाले को भी ग्राम नेगेटिव वाले को भी, अल्कोहल से वॉश किया अच्छी तरह। जब वॉश किया तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थी उसने, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसने प्राइमरी डाई को मेंटेन रखा, उसने प्राइमरी डाई को मेंटेन रखा और यूं उसका जो कलर था वो पर्पल अपेयर हुआ ड्यू टू सीवी क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना जिसको क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसलिए उसका जो कलर था वो पर्पल रहा, यानी कि पर्पल कलर उतरा ही नहीं अल्कोहल से धोने की वजह से। मगर जब अल्कोहल से वॉश करने के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर सेकेंडरी डाई जो कि सैफरानीन की थी वो अप्लाई की गई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अल्कोहल से वॉश करने के बाद पहले तो कलरलेस हो गया और जब सेकेंडरी डाई अप्लाई की इसका कलर पिंक हो गया। इसका कलर क्या हो गया बच्चों? पिंक हो गया। यानी कि अल्कोहल से वॉश करने के बाद ये कलरलेस हो गया, पर ग्राम पॉजिटिव कलरलेस नहीं हुआ, उसका कलर पर्पल ही रहा। और जब सेकेंडरी डाई अप्लाई की तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो कलर था वो क्या हो गया? पिंक हो गया। ये प्राइमरी डाई थी और ये इधर सेकेंडरी डाई जब हमने अप्लाई की वो कौन सी थी? सैफरानीन। इधर मैं लिख रहा हूं सैफरानीन।
अच्छा बच्चों, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गए, इनके अंदर काफी डिफरेंसेस थे। जब फीचर्स देखे गए तो नंबर ऑफ लेयर्स देखी गई, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 2 लेयर्स थी। इसी तरह पोरेंस, पोरेंस क्या होते हैं? सेल वॉल के ऊपर सुराख नुमा चैनल्स लगे होते हैं जिनको हम पोरेंस कहते हैं, जहां से मटेरियल सेल वॉल को क्रॉस करता है। तो पोरेंस जो थे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थे ही नहीं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर थे। इसी तरह लिपिड्स की अमाउंट कैलकुलेट की गई, तो ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की अमाउंट लेस थी एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। यहां पर 1 to 4% थी, जबकि ग्राम नेगेटिव में 11 to 12% थी। कलर की बात की जाए तो इसने अपनी प्राइमरी डाई को मेंटेन रखा और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर पर्पल आया। जबकि ग्राम नेगेटिव जो था उसने सेकेंडरी डाई के कलर को ऑब्जॉर्व किया और सैफरानिन के कलर को ऑब्जॉर्व करने की वजह से इसका कलर पिंक आ गया। अच्छा बच्चों, कंपोजिशन देखी जाए सेल वॉल की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ऐसे टिकोइक एसिड नहीं होते, इसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स और पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन होते तो दोनों के अंदर, मगर अमाउंट डिफर करती है। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव में मेक अप मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ सेल, 50% से ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेस अमाउंट में होता है और ये अबाउट 10% होता है। अच्छा बच्चों, थिकनेस देखी जाए तो ग्राम पॉजिटिव ज्यादा थिक होता है, ये 20 to 80 नैनोमीटर है, जो ग्राम नेगेटिव होगा वो 8 to 11 नैनोमीटर है। परमिएबिलिटी देखी जाए, ये देखी जाए कि किसमें पेनिट्रेशन ज्यादा हो सकती है, तो ग्राम पॉजिटिव में पेनिट्रेशन ज्यादा हो सकती है, ग्राम नेगेटिव में कम पेनिट्रेशन होगी। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें कुछ कुछ के अंदर होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर तमाम स्पीशीज के अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगी। बच्चों ये तो हो गया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इंफॉर्मेशन टाइप ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमने पिलाए पड़े, पिलाए बच्चों वो ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर पिलाए नहीं होते, ये भी बात आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चों, अगली जो चीज है वो ये है कि सेल वॉल ऑफ आर्के बैक्टीरिया वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी नहीं होती, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। मगर जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती। इंस्टेड ऑफ देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की तकरीबन हमारी तरह की होती है, एनिमल और प्लांट सेल की तरह, जैसे बाकी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, फ्लूइड में से एक मॉडल ही कोई फॉलो करती हैं ये। मगर इसमें एक चीज मिसिंग होती है, वो है स्टीरोल्स। बच्चों बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह की नाम की चीज नहीं, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो लेस स्टेबल होगी। लेस स्टेबिलिटी की वजह से बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन डेलिकेट यानी कि नाजुक होती है, और इसके ऊपर अगर कोई भी डैमेज हो, इसको कोई भी डैमेज हो, कोई भी नुकसान पहुंचाए तो सेल की डेथ हो सकती है। यानी कि बैक्टीरियल सेल पे कोई भी उसको अगर नुकसान पहुंचाए तो सेल की डेथ हो सकती है। दे लैक स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल नहीं होते एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इधर भी एक एक्सेप्शन याद रखनी है, ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स होते हैं, ये बात याद रखनी है। बाकी किसी बैक्टीरिया के अंदर जनरली स्टीरोल्स नहीं होते एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अगला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट। ये न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, एंजाइम्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। और अगला पॉइंट ये है कि इट कंटेन्स एंजाइम्स। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं, पहली बात।
अगर मैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करूं तो वो तकरीबन यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म की तरह होता है, मगर उसके अंदर कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। ठीक हो गया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना ही हमारे पास न्यूक्लियस होगा। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरिया के अंदर एक रीजन होता है, इरेगुलर डेंसली रीजन होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड बच्चों क्या है? न्यूक्लियोइड के और नाम क्या है? न्यूक्लियोइड को हम क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है। बच्चों दूसरा नाम है न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियर बॉडी या क्रोमैटिन बॉडी। इट कंटेन्स सिंगल लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए होता है, इस एरिया में बैक्टीरिया का डीएनए होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है। अगली बात, जो डीएनए है, डीएनए कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरियल सेल। और अगला पॉइंट, विजिबल आफ्टर स्टेनिंग विद फ्यूजन डाई। फ्यूजन डाई अगर अप्लाई करें डीएनए के ऊपर तो वो लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। इसके अलावा इस्चेरिशिया कोलाई का जो अपना सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसका जो यानी कि साइज होता है वो अबाउट 14,000 माइक्रोमीटर तक होता है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना। तो बच्चों न्यूक्लियोइड क्या था? इरेगुलरली स्फीयर डेंस किस्म का एक रीजन था जिसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का। अगली चीज क्या है? अगली चीज है, अच्छा और मैं एक आपको बात बता दूं कि डीएनए के डिवाइड होने से बाइनरी फिशन होनी है, यही डीएनए कॉन्जुगेशन करवाएगा। प्लाज्मिड एज सच कुछ भी नहीं करवाता। ग्रोथ में रोल सिर्फ और सिर्फ डीएनए का होता है, प्लाज्मिड का ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मिड। बच्चों बैक्टीरिया के अंदर एक और एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या मैंने कहा? एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो सकता है, यानी कि खुद डिवाइड कर सकता है। अगली चीज, प्लाज्मिड कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड इनफैक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। और कौन से होंगे? ड्रग रेजिस्टेंट होंगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होंगे और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अच्छा, और इन जीन्स की मदद से बैक्टीरिया ड्रग से भी, मुख्तलिफ किस्म की ड्रग से भी, इंसेक्ट से भी और एंटीबायोटिक से भी बच सकता है। प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। प्लाज्मिड को बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्लाज्मिड था। इट हैज नो रोल इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगला पॉइंट है कि मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होती है? बच्चों इसको हम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जैसे यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स होते क्या हैं? मीजोसोम्स बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है। अगर आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स दिखेंगी। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है साइटोप्लाज्म की तरफ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई एक्सटेंशंस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अच्छा, तो ये तो फिर सेल मेम्ब्रेन हुई। इनमें ऐसा कैसा कौन सा डिफरेंस है? नहीं बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं हुई, इनके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, दे कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इनके ऊपर बच्चों रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। किनके ऊपर? मीजोसोम्स के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है साइटोप्लाज्म की तरफ और इनके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम्स और रेस्पिरेशन के अंदर भी यही इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो बच्चों अगला जो है हमारा पॉइंट वो है राइबोसोम्स। बैक्टीरिया के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स but are smaller in size, about 70 Svedberg. Their larger subunit is of 50 Svedberg and smaller subunit is of 40 Svedberg. अच्छा, राइबोसोम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, यानी कि आरएनए को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देना। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर स्टोरेज बॉडीज या ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। स्टोरेज बॉडीज और ग्रैन्यूल्स।
ग्रैन्यूल्स, स्टोरेज बॉडीज और ग्रैन्यूल्स। बच्चों ये स्टोरेज बॉडीज और ग्रैन्यूल्स करती क्या है? बेसिकली बच्चों बैक्टीरिया जिस एनवायरनमेंट में रह रहा होता है वो बहुत कंपिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वहां पर खुराक की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है खुराक के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेते हैं, लाइक ग्लाइकोजन को, सल्फर को, फैट को और फास्फेट को। ये स्टोरेज बॉडीज या ग्रैन्यूल्स होती हैं थैलीनुमा, जिनके अंदर बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ताकि जब हमारे पास मुश्किल वक्त आए तो हमारे पास खाने पीने के लिए कोई चीज मौजूद हो। अगली चीज है कि इसी तरह बैक्टीरिया इन्हीं स्टोरेज बॉडीज के अंदर वेस्ट को भी स्टोर करता है। वेस्ट कौन से हैं? फर्मेंटेशन के नतीजे में जो बैक्टीरिया के अंदर वेस्ट बनेंगे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इसके अलावा हमारे पास एसिटिक एसिड है, वो भी वेस्ट है बैक्टीरिया के अंदर, तो वो भी इन्हीं स्टोरेज बॉडीज में स्टोर होगा। अगली चीज है स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज। ये कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कोई ऐसी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ये डोरमेंट होते हैं, खाबीदा होते हैं ये। दूसरी बात, डेवलप्स एट एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये आपने बात याद रखनी है, बैक्टीरिया जब मरने वाला होगा, बैक्टीरिया की एंड वाली स्टेज आ रही होगी, उस वक्त स्पोर्स डेवलप होते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पोर्स एक्सोस्पोर्स भी हो सकते हैं, एंडोस्पोर्स भी होते हैं। एक्सोस्पोर्स का मतलब है एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल्स, एंडोस्पोर्स का मतलब है इंटरनल टू वेजिटेटिव सेल्स। तो बच्चों ये जो एंडोस्पोर्स होंगे ये एक्सोस्पोर्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकेंगे। एक्सोस्पोर्स के मुकाबले में एंडोस्पोर्स जो है, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल्स की अंदर की जानिब है, तो ये ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू हीट, पीएच, डेसिकेशन, टेम्परेचर एंड लाइट। ये इन चीजों से या इन इन्वायरमेंटल इफेक्ट से रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्स होते हैं उनको जब उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो बच्चों डेवलप कर जाते हैं, वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर सिस्ट भी पाए जाते हैं, वो भी मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज हैं, लेकिन उनमें और स्पोर्स में कुछ फर्क है। वो फर्क ये है कि स्पोर्स सिस्ट मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज तो हैं, मगर सिस्ट हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, यानी कि सिस्ट हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो स्पोर्स थे वो एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ में बनते हैं, मगर जो सिस्ट हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरियल सेल जब हो रही हो वो उस वक्त बनते हैं। किस स्टेज में? जब बैक्टीरियल सेल की डिफरेंशिएशन हो रही हो तो फिर सिस्ट बनते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल को देखा कि उसकी कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स पढ़ेंगे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।